Okay, जी. So today we are going to start with permutation. Last topic हम लोगों ने discuss किया था, that was factorial. Permutation. What is permutation? Permutation refers to the arrangement of the objects or elements in a specific order. यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो इस वर्ड के ऊपर है, स्पेसिफिक ऑर्डर. और इसकी डिस्कशन में जाके आपके साथ करूंगा कॉम्बिनेशन में. जब मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आपको बताऊंगा. स्पेसिफिक ऑर्डर में का मतलब ये कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है जी. अब ये ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब क्या है उसके लिए आई हैव एन एग्जांपल ओवर हियर. इफ यू हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी. मेरे पास एक सेट है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें ए बी और सी लिखा हुआ है. डिफरेंट परमुटेशंस कैन बी ए बी सी बी ए सी ए बी एटसेट्रा. यानी कि ये सारे के सारे ए बी सी एक अलग परमुटेशन होगा, बी ए सी एक अलग परमुटेशन होगा, सी ए बी एक अलग परमुटेशन होगा. Each arrangement is considered different permutation because the order of the element is distinct. देखिए उम्मीद तौर पे अगर मैं सेट की डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो एबीसी, बीएसी, सी ए बी, इन तीनों के अंदर मतलब सेम तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है. लेकिन परमुटेशन में क्या बात हम लोग पढ़कर आए हैं, हम लोग ऑर्डर मैटर्स. ऑर्डर मैटर करता है. ये एबीसी है, इसको आप एबीसी ही पढ़ेंगे. ये बीएसी है, इसको आप एबीसी नहीं पढ़ सकते. आप बोले कि यार ए को बी करो, मतलब ए को पहले लिखो बी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ना 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 ना. ऑर्डर मैटर करता है. इस जुमले में बार बार फोकस करूंगा. ऑर्डर मैटर करता है. तो एबीसी इज डिफरेंट, बीएसी इज डिफरेंट एंड सीएबी इज डिफरेंट. तीनों डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे. आगे चलते हैं, फिर और चीजों को समझते हैं. मेरे पास पहले एग्जाम्पल है. अब देखिए इसकी पहले ही एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ. There are four roads from village A to village B and three roads from village B to village C. मैं विलेज ए में रहता हूँ मिसाल के तौर पर और मुझे विलेज सी जाना है. अच्छा, अब विलेज सी तक पहुंचने के लिए आई हैव टू पास थ्रू विलेज बी. मैं पहले ए से बी पे जाऊंगा, फिर मैं बी से सी पे जाऊंगा. ठीक है. जिस तरीके से आमतौर पे लोग उमरा करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो वो कनेक्टेड फ्लाइट से जाते हैं वाया दुबई. तो पहले कराची से दुबई जाते हैं, फिर दुबई से आगे सऊदी जाते हैं. तो बहरहाल चार रोड्स ऐसी हैं जो कि विलेज ए को विलेज बी से कनेक्ट करती हैं. हालांकि तीन रोड्स ऐसी हैं जो कि विलेज बी को विलेज सी से कनेक्ट करती हैं. बाय हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स में वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी. अब वो ये पूछता है बताओ कितने मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी मदद से एक इंसान ए से सी की तरफ जा सकता है. ऑब्वियसली ही और शी हैज टू पास थ्रू बी. बी से गुजरना पड़ेगा और उसके रूट जो है वो एनालाइज कर दीजिए. मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाई है कि ए से बी तक जाने के कितने रूट थे, चार. तो इसको मैंने बोल दिया S1, S2, S3 और एंड दिस वन इज S4. फाइन. अच्छा, बी से सी तक जाने के कितने रूट थे मेरे पास? मेरे पास चार रूट्स थे. इसको मैंने क्या बोल, तीन रूट्स थे, R1, R2 और R3. अब एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, मैं ए से बी गया हूं वाया S1 और बी से सी गया हूं R1. ठीक है. दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैं S1 से गया और R2 से गया. तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैं S1 से गया और R3 से गया. अच्छा, इसी को आप R2 के साथ भी S2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए. तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, S2 R1, S2 R2, S2 R3. इस सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं. देखिए जो शुरू के दिन मैंने बताया था आपको, S1 R1, S1 R2 और S1 R3. यहाँ पर S2 R1, S2 R2 और S2 R3. फिर यहाँ पर S3 R1, S3 R2, S3 R3, S4 R1, S4 R2 and S4 R3. How many total possible combinations are there? There are total 12 possible combinations जिसकी मदद से कोई इंसान A से C जा सकता है वाया B. So these are all possible different combinations. ठीक है जी. अच्छा आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. हाउ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बनाने हैं मैंने, ईच हैविंग थ्री डिजिट्स, तीन डिजिट्स होने चाहिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड इन अ गिवन नंबर. सवाल के कंस्ट्रेंट्स को समझ लीजिएगा. मुझे पॉजिटिव नंबर बनाना है, वो भी ऑड.
अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनको हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऑड नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, हम हमें उसकी निशानी कैसे मिलेगी? उसकी निशानी ये होती है कि उसका जो यूनिट नंबर का मतलब होता है यूनिट पोजीशन, यानी कि मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस पोजीशन पर अगर इवन नंबर होगा, सो द होल नंबर विल बी इवन। अगर इस पोजीशन पे ऑड नंबर होगा, सो द होल नंबर विल बी ऑड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा फोकस इस पोजीशन का है। इस पोजीशन पर इवन होगा, होल नंबर विल बी इवन। इस पोजीशन पर ऑड नंबर होगा, सो द होल नंबर विल बी ऑड नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब इन ऑर्डर टू मेक इट ऑड, इसको मुझे और बनाना। अच्छा, आगे आगे कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है? ईच हैविंग 3 डिजिट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डैश बनाए हुए हैं। अगर ये बोलता 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैं 4 डैश बनाता। अगर ये मुझसे बोलता कि 5 डिजिट चाहिए तो मैं 5 डैश बनाता। तो उसने मुझसे कहा कि भाई 3 डिजिट का नंबर होगा, और नंबर्स अपनी मर्जी से चूज नहीं करना, बल्कि ये तुम्हें गिवन नंबर्स हैं, इनसे मिलकर तुमने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो वो मुझसे पूछता है बताओ हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, कितने ऑड नंबर्स बन सकते हैं। और अगली शर्त भी आखिरी क्या लगाई हुई है? नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। आइए जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मैंने क्या बताया, इस पोजीशन पर आपके पास ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब मेरे पास इनमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 5 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 3। 6 नंबर्स थे, 6 डिजिट्स थे मेरे पास, 6 में से 3 में से कोई एक नंबर यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अगर एक नंबर मेरे पास यहां पर आ गया है तो मेरे पास बाकी कितने बचे? मेरे पास टोटल 6 डिजिट्स थे, 6 में से एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, और वो कौन सा डिजिट होगा? ऑड नंबर। अच्छा, वो कौन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है कि 1 हो सकता है कि वो 3 हो, या वो हो सकता है कि वो 5 हो। ठीक है जी। बहरहाल कुल मिला के 6 डिजिट्स थे, 6 में से एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, कितने रहेगा मेरे पास? 5। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5। तो 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 4। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 × 3, दैट बिकम्स 60। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 3, 4, 5। पहली बात तो ये कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने 2 डैश लगा दिए। अब वो मुझसे बोल रहा है कि डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल है? 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे उसने वो शर्त नहीं लगाई कि डिजिट को दोबारा से रिपीट नहीं करना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पहली इस पोजीशन के लिए कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं मेरे पास? 3। यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। और इस पोजीशन के लिए भी कितने पॉसिबल डिजिट्स है मेरे पास? ये भी 3 है। उसने ये तो नहीं कहा ना कि एक मतलब डिजिट को इस्तेमाल करना, और या फिर ये भी नहीं कहा कि नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो आप 3 × 3 करके देख लीजिए, द आंसर विल बी 9। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द परमुटेशन फॉर्मूला। ये वो परमुटेशन का फॉर्मूला है जो बारहा इस्तेमाल किया जाएगा। इसको पढ़ते हैं, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन के बारे में आपको पता ही है कि वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास। और आर का मतलब ये है कि जो हमें चूज करना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एन चूज आर। अच्छा, अब इसका सवाल करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। How many different arrangements can be made by using all the letters of the word daughter? अब इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डॉटर को देखिएगा, डॉटर में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? देयर आर टोटल 8 अल्फाबेट्स इन डॉटर। बोलते हैं कि आप इनको तुम क्या किस अंदाज से अरेंज कर सकते हो? कि मिसाल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मैंने मिसाल के तौर पर डी लिखा, पहले ए लिखा, यू लिखा, जी एच टी, अब ई आर की जगह पर आर ई कर दिया, तो ये एक नया वर्ड बन गया। इसी तरीके से मैंने अब की बार क्या किया, आर से बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आर इसके अंदर मौजूद है। मैं कोई भी मतलब ये वाले करेक्टर्स इस्तेमाल कर कर कितने डिफरेंट
वर्ड्स बना सकता हूं, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी। तो बहुत आसान सी बात ये है कि 8 में से कितने कैरेक्टर चूज करने हैं मुझे, 8 के 8 ही इस्तेमाल करने हैं। मतलब मिसाल के तौर पर कोई बोले कि सर मैंने बस ये एक मैंने वर्ड बना दिया, गलत है। आपने 8 में से 3 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया, गलत है। उसने क्या बोला है, सारे कैरेक्टर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे, 8 देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड डॉटर। अच्छा, 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, ये भी याद रखिएगा, 8 डिफरेंट लेटर्स, क्योंकि अभी कहानी आगे पलट जाएगी। एंड ऑल द 8 लेटर्स आर टू बी यूज्ड, 8 के 8 हमने इस्तेमाल भी करने हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। सारी की सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल करनी है। हैंस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 8p8। टोटल नंबर कितना था, 8, और चूज कितना करना है हमने, 8। दैट्स व्हाई इट इज 8p8। अगर वो ये बोलता कि इन 8 में से कोई से 3 इस्तेमाल करो, तो मैं क्या लिखता, 8p3। अगर वो मुझसे बोलता है इन 8 में से 5 इस्तेमाल करो, तो मैं लिखता 8p5। अभी उसने मुझसे बोला कि सारे के सारे इस्तेमाल करो, इसलिए मैं लिखा 8p8। सो दैट बिकम्स 8 फैक्टोरियल। अच्छा, आप इसको करके भी देख सकते हैं कि ऊपर कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा हुआ था, n-r। n कितना है, 8। r कितना है, 8। तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। द पीपल यूज टू थिंक अबाउट इट कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। सो 8 माइनस 8 बिकम 0, 0 फैक्टोरियल बिकम्स 1, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 बिकम्स 8 फैक्टोरियल। तभी यहाँ पे लिखा हुआ 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 40320। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सवाल है, इन हाउ मेनी वेज, कितने अंदाज से, कैन 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 5 बुक्स ऑफ बायोलॉजी बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। पहली बात तो ये है कि 6 किताबें मेरे पास मैथ्स की हैं और बायोलॉजी की मेरे पास 5 किताबें हैं, और मुझसे कहा गया कि इसको शेल्फ पे रखना है, और इस अंदाज से रखिएगा कि एक सब्जेक्ट की सारी किताबें एक साथ मौजूद हों। मिसाल के तौर पर अगर पहले मैथ्स की रखी हुई है, तो मैथ की तो 6 किताबें एक साथ होनी चाहिए, फिर बायोलॉजी की 5 होनी चाहिए। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले 5 बायोलॉजी की किताबें रखी हुई हो, उसके बाद फिर 6 मैथ्स की किताबें रखी हुई हों। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें, मिसाल के तौर पर मेरे पास मैथ्स की 6 किताबें हैं, उनका नाम मैंने रख दिया M1, M2, M3, M4, M5 और M6। बायोलॉजी की मेरे पास 5 किताबें हैं, मैंने नाम रख दिया B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है। अब मैथ्स की M1 से लेकर M6 तक की तमाम किताबें एक साथ होंगी, और B1 से लेकर B5 यानी कि बायोलॉजी की 5 किताबें एक साथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज इन 6p6। 6p6 का मतलब क्या है, 6 में से 6 की 6 किताबें हमने चूज करनी है। ठीक है ना। तो 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज, पीछे भी कर कर आए हम लोग देमसेल्फ। अच्छा, उसके बाद क्या, बायोलॉजी की 5 किताबें, तो 5 में से 5 की 5 चूज करनी है हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, 5p5। तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल वेज। अच्छा, अब ये दो किताबें एक साथ हो गई, लेकिन अब इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी तो है, हमें तो नहीं पता कि पहले मैथ्स की किताबें रखी जाएंगी या बायोलॉजी की रखी जाएंगी। तो यहाँ पे भी दो दो केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि मैथ्स की किताबें पहले रखी जाए, या दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि बायोलॉजी की किताबें पहले रखी जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, 2 फैक्टोरियल, 2p2। दोनों की ही किताबें मुझे चूज करनी है। तो एक केस मेरे पास ये है कि पहले मैथ्स की किताबें सारी एक साथ हो, दूसरा केस मेरे पास क्या है कि बायोलॉजी की सारी किताबें एक साथ हो। दैट्स वाई इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 फैक्टोरियल से। तो ये मेरे पास मैथ्स की 6 किताबें, ये मेरे पास बायोलॉजी की 2 किताबें, और चूंकि मेरे पास अरेंजमेंट के 2 अंदाज थे, इसलिए यहाँ पर आ गया है 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे इक्वल टू आएगा, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 1,72,800 अरेंजमेंट्स। इतनी अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं। तो ये सवाल कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर्स 987532, assuming that no digit can be repeated। पहली बात तो ये है कि आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरी बात ये है कि आपके पास अवेलेबल 6 डिजिट्स हैं, उन्हीं में से चूज करना है। और तीसरी कंडीशन उसने आपको ये दी हुई है कि आपने कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। ठीक है जी।
तो एक अंदाज तो जैसे ये हुआ हुआ सॉल्व, वैसे बिल्कुल सही है कि दिस इज द केस ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। मैंने बताया ना कि हाउ मेनी डिजिट्स डू यू हैव, 6 डिजिट्स। कितने उठाने हैं आपने एक वक्त में, 3। तो 6p3 का केस बन गया आपके पास। अगर आप इसको लॉजिकली भी करके देखें, तो लॉजिकली करते हैं इसको, क्योंकि आगे के सवाल आप लॉजिकली करेंगे आपको ज्यादा आसान लगेंगे। जैसे कि उसने कहा कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1, 2 और ये 3, 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपने, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 6 उम्मीदवार हैं। इन 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, ला हर्ज, कोई हर्ज नहीं है। सवाल ही पैदा होता है कि दूसरी पोजीशन पे कौन, कितने उम्मीदवार हैं? 5, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ चुका है और कंडीशन के मुताबिक कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ए विल बी हैविंग 5। और तीसरी एक पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 4। 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 120। ऐसे भी हो सकता है ये। अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप एनालिसिस भी करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अब एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और मुतादिद सवाल इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। वही पुरानी वाली बात है कि हमारे पास n थिंग्स मौजूद हैं और हमने उसकी परमुटेशन करनी है, सारी की सारी चीजें एक साथ उठानी है। बट याद रखिएगा, when r of them are alike of one kind, यानी कि r एक जैसे हैं, s एक जैसे हैं, और t एक जैसे हैं। अब ये एक जैसे का मतलब क्या है, ये भी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। एंड द रेस्ट इफ एनी ऑल डिफरेंट इज, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आप 10 फ्रूट्स खा लें। आपने 3 मैंगोज खा लिए, आपने 3 एप्पल्स खा लिए, और आपने 4 गावा खा ली। तो अगर आप गौर करें तो आपने कितने मुख्तलिफ फल खाए? 3। खाए 10 हैं, लेकिन कितने मुख्तलिफ फल खाए? वो है 3। बिल्कुल ये बात है। मान लीजिए एप्पल आर था, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और लेट सपोज एस मैंगो था आपके पास, जो कि आपने 3 खाए थे, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और टी आपके पास गावा था, जो आपने कितने खाए थे? 4, 4। ठीक है जी, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लीजिएगा, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नोटेशंस दी हुई होती हैं। उमूमी तौर पे ये वाली नोटेशन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आप कुछ किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी भी नोटेशन इस्तेमाल की जाती है कि एन को ऊपर रखते हैं, जो कि टोटल नंबर है, और जो सेम चीजें हैं उनको ऐसा लिखा जाता है कॉमा करके। ठीक है जी, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल। अब जैसे ये देखिए सवाल आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 फ्रूट्स। जो मिसाल में अभी आपको दे रहा था कि आपके पास 9 फ्रूट्स मौजूद है, टेकिन ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे आपने एक साथ उठाने हैं। व्हेन 3 आर एप्पल्स, 2 आर ऑरेंजेस एंड 2 आर मैंगोज। तो फॉर्मूला के मुताबिक आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं आपके पास? 9। तो आप लिख देंगे 9 फैक्टोरियल, और देखेंगे एप्पल्स कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऑरेंजेस कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और आपके पास मैंगोज कितने हैं? 2, तो वो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। Solve this question and you will get 15120। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, हाउ मेनी होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट द इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि पहली बात तो ये कि आपने होल नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके, और दूसरी कंडीशन ये है, ये खास कंडीशन है कि इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस के ऊपर इवन डिजिट्स ही आने चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं ये गौर करता हूं कि मुझे जो गिवन नंबर्स हैं इनमें इवन डिजिट्स कितने हैं। 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, और 2 मौजूद है। इसका मतलब ये कि मेरे पास टोटल 3 इवन डिजिट्स मौजूद हैं। अब वो बोलता है कि इसको आप इस तरह से अरेंज करें कि इवन पोजीशंस पर इवन डिजिट्स आने चाहिए। ठीक है, इवन पोजीशन पे इवन डिजिट्स का मतलब क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये इवन पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर कोई इवन डिजिट आना चाहिए, या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। ये दोबारा, ये कौन सी पोजीशन है? फोर्थ पोजीशन है। फोर्थ का मतलब इवन पोजीशन है, इससे भी कोई इवन डिजिट आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए।
इसी तरीके से ये कौन सी पोजीशन है, ये सिक्स्थ पोजीशन है। सिक्स क्या कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये एक इवन पोजीशन है। इस इवन पोजीशन के ऊपर कोई इवन नंबर आना चाहिए, या तो 2 है या फिर 4 है। तो अब अगर आप गौर करें, तो हमारे पास टोटल कितने इवन नंबर्स मौजूद हैं, 2 है, 4 है और 2 है। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 मर्तबा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल। और 4 कितनी मर्तबा आ रहा है, 1 मर्तबा आ रहा है, तो यहाँ पे छुपा हुआ लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल। क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया। जब इसको सॉल्व किया गया तो इसका आंसर आया है 3 वेज। ये मैंने अभी काम किसका मुकम्मल किया है, इवन पोजीशंस का। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास अगली बात क्या है, द ऑड डिजिट्स 1 3 3 3 1 कैन बी परमुटेड अमंग देमसेल्फ इन देयर 4 प्लेसेस। टोटल 7 नंबर्स थे ना ये, तो 3 तो मैंने इवन पोजीशंस कर ली हैं। अब मेरे पास बाकी जो ऑड पोजीशंस बची हैं वो कितनी हैं, 4। अब उन 4 पोजीशंस के लिए देख लीजिए, ये 4 पोजीशंस है, 4 फैक्टोरियल, और ये 4 नंबर्स हैं। 1 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 मर्तबा, तो आई एम हैविंग 2 फैक्टोरियल। 3 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 मर्तबा, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 6 वेज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट 18। सो 18 नंबर्स ऐसे हैं जो इन डिजिट से बन सकते हैं, इस शर्त पे कि इवन पोजीशन के ऊपर इवन नंबर्स आएंगे। चलिए, ये सवाल कहता है कि a coin is tossed 9 times repeatedly. In how many possible ways can we get 5 heads and 4 tails? कॉइन को टॉस किया गया है 9 मरतबा। कितनी पॉसिबल वेज हैं कि हमें 5 हेड मिले और 4 टेल्स मिले। तो जो एन की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 9, क्योंकि टॉस किया जा रहा है 9 मरतबा। अच्छा, अब हेड कितने चाहिए आपको, 5, सो वी आर हैविंग 5 ओवर हियर। और हमें टेल्स कितने चाहिए, 4, सो वी आर हैविंग 4 ओवर हियर। फॉर्मूला में पुट किए करेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो यू विल गेट 126 वेज। फाइन। अच्छा, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि कोई भी चीजों को, मिसाल के तौर पर 4 लोग सर्कुलर डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, या कोई और जो चीजें हैं वो सर्कुलर पोजीशन में रखी हुई हैं। सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें 5 लोगों ने बैठना है, तो बताइए कितने तरीके हो सकते हैं। इसका बहुत बुनियादी फॉर्मूला है, वो है n-1 फैक्टोरियल। कितने लोगों ने बैठना था, 5 लोगों ने। n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 - 1, सो दैट बिकम्स 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24 वेज, एज सिंपल एज दैट। जब भी किसी चीज को आपको सर्कुलर पोजीशन में रखना हो, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दैट इज n-1 फैक्टोरियल। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये एक खास चीज है, रिंग के लिए बात की जाए या फिर नेकलेस के लिए बात की जाए, या गार्लैंड को गले में हार पहना जाता है उसके लिए बात की जाए, तो उसमें क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो गले का हार होता है वो आधा खाली होता है और आधे में फूल लगे होते हैं या पैसे लगे हुए होते हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 कीज बी अरेंज इन अ रिंग। एक रिंग है, उसमें 10 कीज को अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे, आसान सा तरीका है। सिंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर आइडेंटिकल, मैं उसको क्लॉकवाइज देखूं या एंटी क्लॉकवाइज देखूं, दोनों सेम ही होंगे। इसलिए मेरी जो परमुटेशन हो जाएंगी वो क्या होंगी, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। कितनी कीज थी, 10। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, 10 10 - 1 बिकम्स 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 बिकम्स 181,440। अच्छा, अब ये हम कुछ डे लाइफ के एग्जांपल्स डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और पहला सवाल है, देयर आर 9 कॉम्पिटिटर्स इन अ रेस फॉर 3 प्राइजेस। एक कंपटीशन हो रहा है रेस का, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मेरे पास, 9। और जीतने वाले कितने लोग होंगे, कुछ 3। इन हाउ मेनी वेज कैन द प्राइज बी गिवन, कितने कितने अंदाज हैं कि लोगों को इनामात दिए जा सकते हैं। तो एक तो ये कि आप फॉर्मूला चूज कर लीजिए, आसान सी बात है कि 9 लोग हैं, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनमें से हमने किसी 3 को चूज करना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 9p3। या इसको आप एनालिसिस करके भी कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कितने प्राइज है मेरे पास, 3। तो 1 2 3, ये फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड प्राइज है, और ये थर्ड प्राइज है। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट प्राइज के लिए कितने उम्मीदवार हैं। द आंसर इज 9।
9 में से कोई एक बंदा जो है वो फर्स्ट आएगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड तो नहीं आ सकता, तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 8। और तीसरी पोजीशन के लिए 7। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 504। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल है मेरे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन फिजा टेक अ रेड बॉल, वन येलो बॉल एंड वन ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन 4 रेड, 3 येलो एंड 5 ग्रीन बॉल्स। सवाल यह है कि कितने तरीकों से फिजा को निकालनी है, एक लाल बॉल निकालनी है, एक येलो और एक ग्रीन बॉल निकालनी है। हालांकि उसके पास जो बॉक्स है उसमें 4 रेड हैं, 3 येलो और 5 ग्रीन बॉल। बहुत आसान सी बात है, 4 रेड में से एक निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4p1। 3 येलो में से एक बॉल निकालनी है तो ये हो जाएगा 3p1। और मुझे 5 ग्रीन बॉल्स में से कोई एक बॉल निकालनी है तो ये हो जाएगा 5p1। ठीक है, या आप उसको एक डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं कि फिजा को 3 बॉल्स निकालनी थी। मान लेते हैं कि ये रेड बॉल है, ये येलो बॉल है और ये मेरे पास ग्रीन बॉल है। अब आप मुझे बताइए कि रेड बॉल निकालने के लिए रेड बॉल्स में कितने उम्मीदवार हैं? 4। येलो में कितने उम्मीदवार हैं? 3। और ग्रीन में कितने उम्मीदवार हैं? 5। तो दोनों तरीकों से जवाब बिल्कुल आपका सही आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, there are 9 different posts vacant, of which 5 must be held by postgraduates and 3 by graduates, while the remaining 1 may be given to either postgraduate or graduates. If 8 postgraduates and 6 graduates apply for these posts, in how many ways can the post be filled? भाई, कोई जॉब ऑफरिंग हो रही है, 9 वैकेंसीज शामिल है, 9 वैकेंसीज पे लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें से 5 मिलेंगी, 5 वैकेंसीज फिल की जाएंगी, 5 नौकरियां मिलेंगी किनको? जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं यानी कि मास्टर्स किए हुए हैं। हालांकि 3 वैकेंसीज मिलेंगी ग्रेजुएट्स को यानी कि जो कि बैचलर्स किए हुए हैं। बाकी अच्छा, अब मैं देखूं तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। एक पोस्ट रह गई है। एक पोस्ट के बारे में वो कहते हैं कि किसी को भी दी जा सकती है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर वो अंडर ग्रेजुएट हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स उम्मीदवार कितने हैं? तो पता ही चला कि 8 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और 6 ग्रेजुएट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इन जॉब्स के लिए। तो अब पूछा ये जा रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने वेज हैं जिनसे ये जॉब जो है ना वो ये वैकेंसी जो है ना वो फिल की जा सकती हैं। गौर कीजिएगा, पहले मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट्स की। कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मेरे पास? 8। और उसमें से चूज कितने किए जाएंगे? 5। अच्छा, उसके बाद अगली बात है मेरे पास ग्रेजुएट्स की। मेरे पास टोटल ग्रेजुएट्स हैं 6, जिसमें से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 3 लोगों को नौकरी मिलेगी तो ये हो जाएगा 6p3। अच्छा, अब एक जो रिमेनिंग है ये या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ही पता था इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अगर आप गौर करें तो 8 में से 5 नौकरी तो पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिल गई, तो यहाँ पे कितने रह गए? 3। 6 में से 3 नौकरियां तो मिल गई, यहाँ पे कितने रह गए? 3। तो ये जो 6 लोग हैं, इन 6 में से किसी एक को ये वाली सीट मिल जाएगी जिसके बारे में लिखा हुआ था कि या तो ये पोस्ट ग्रेजुएट को दे दी जाए या फिर ये ग्रेजुएट को दे दी जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता यानी कि लाहज। ठीक है जी, और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट इतने वेज। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हम लोग परमुटेशन की प्रैक्टिस करेंगे।